हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जिसको आप एसएसटी भी कह सकते हैं, उसके टेस्ट नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 7 भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि एसएसटी के अंदर सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी के सभी पोर्शन काउंट होते हैं। डीएसएसबी में, केवीएस में, एनवीएस में, ईएमआरएस में, सभी जगह। तो हमने जो ये सीरीज शुरू करी है, इसके अंदर लगभग 250 से 300 चैप्टर के मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री होगा दो तीनों पोर्शन, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। ज्योग्राफी होगा इंडियन और वर्ल्ड। उसके साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स होगा कंप्लीट, और पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन या पॉलिटी भी रहेगा। तो आइए इस सीरीज में हमारे साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, 323 बीसी में मौर्य राजवंश की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, और उसमें जो उसकी हेल्प की थी वो उसके जो प्रधानमंत्री भी बने बाद में और गुरु भी थे, चाणक्य के द्वारा की गई थी। एक चीज और बता दूं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं टीचिंग लाइन के, खासकर डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, सभी के लिए हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जो आप घर बैठ करके ऑर्डर कर सकते हैं, और घर बैठ करके अपनी पूरी की पूरी तैयारी आप लोग हमारे नोट्स के साथ कर सकते हैं। जहां भी आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए, वो टॉपिक आप हमें बताएं, उसके ऊपर हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। यानी संपूर्ण तैयारी अब आपको घर से करनी है। ये हमारा नंबर है 8447410108। इसके ऊपर व्हाट्सएप करके या कॉल पर बात करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान किस शासक से की है। विलियम जोन्स ने जो सैंड्रोकोटस बोला है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सैंड्रोकोटस का नाम भी दिया है। ये चीज याद रखना, क्योंकि सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये दोनों ही नाम जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए हैं, और इसमें आप लोगों को यूनानी ग्रंथों के अंदर इसका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा राक्षस जो नाटक था, उसके रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। मुद्रा राक्षस की रचना दोस्तों विशाखा दत्त के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन आपको करना है। मैगस्थनीज यूनान का राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, ठीक है, क्योंकि सेल्यूकस निकोटर चंद्रगुप्त का ससुर था, और उसने ही मैगस्थनीज को यूनान से बुलाया था, ताकि चंद्रगुप्त के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख सके, और भारत के अंदर मौर्य वंश की गाथा को गुणगान किया जा सके। सेकंड, मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, ये इसी के ऊपर लिखी गई थी, और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण है। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर तारीफों के पुल बांधे गए हैं, जितना हो सकता था उतना, क्योंकि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के जो लेखक होते थे वो कंप्लीट रूप से उनका फेवरिज्म करते थे। जैसे आज के मीडिया में आप देखोगे, जो राजनीतिक पार्टी जितना पैसा देगी मीडिया को, उतना ही वो उसका गुणगान करेंगे। तो वही समय उस समय यहाँ पर इनके लेखकों का था। बड़े बड़े लेखक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाते थे, वहां पर सुख सुविधाएं बटोरते थे, और वहां के कैसा भी निकम्मा राजा क्यों ना हो, उसके बारे में भरपूर लिखा जाता था। और चंद्रगुप्त और चाणक्य तो ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टार थे, इनके बारे में तो तारीफ बनती है। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 और 2 को आपको मिलाना है। सूची 1 में मौर्यकालीन प्रशासनिक समिति है, और दूसरी के अंदर जो है वो इसके काम दिए गए हैं। प्रथम समिति जो है वो उद्योगों एवं शिल्पों का निरीक्षण करती है। द्वितीय समिति जो है वो विदेशियों के आवाजाही पर निगरानी रखती है। तीसरी जो समिति है वो जन्म मरण का ब्यौरा रखती है, और चौथी समिति जो है वो व्यापारिक वाणिज्य की निगरानी के लिए बनाई गई थी। तो आपका यहाँ पर आंसर जो है वो ए ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य प्रशासन में जिला प्रशासन का प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता था। मौर्य प्रशासन में जिला प्रशासन का प्रधान जो है वो स्थानिक हुआ करता था। स्थानिक को जिला प्रशासन की जिम्मेदारी दी जाती थी। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ध्यान रखना, पिछले कई सालों में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, वही डिस्कस करेंगे। 7वां क्वेश्चन, मौर्य कालीन नौकरशाही में सर्वोच्च अधिकारी अमात्य था।
इनकी संख्या आपको बतानी है, कितनी संख्या हुआ करती थी? 18 संख्या। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्यकालीन प्रशासन में पुलिस विभाग का प्रधान कौन होता था? मौर्यकालीन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें पुलिस विभाग के मुखिया को, प्रधान को दंडपाल का नाम दिया जाता। सूची 1 और 2 को आपने फिर मिलाना है। सूची 1 में मौर्यकालीन गुप्तचर हैं और सूची 2 में प्रकृति है इनकी, किस तरीके की प्रकृति इनकी होती थी। तो आइए देख लेते हैं एक बार अच्छे से। संचार गतिमान गुप्तचर, संस्था एक जगह रहकर काम करने वाला गुप्तचर, प्रतिवेदन विशेष संवाददाता होता था, और गुड़ पुरुष जो है वह अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर। तो ये आपका रहेगा, ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से किस मौर्यकालीन शासक को अमित्र घात कहा गया है? ये जो वीडियोज हम बना रहे हैं चैनल पर, इनका पूर्ण उद्देश्य जो है वो आप लोगों को, जितने स्टूडेंट भारत में हैं सबको शिक्षित करना है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा अच्छी सी तैयारी करे और अपने जीवन के लक्ष्य में कामयाब हो। किस मौर्यकालीन शासक को अमित्र घात कहा गया है? बिंदुसार को अमित्र घात जो है वो कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। 1 और 2 सूची को फिर मिलाइए, इधर बिंदुसार के नाम और उधर ग्रंथ। अमित्र चेटक, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अमित्र चेटक, अमित्र चेटक की अगर हम बात करें तो अमित्र चेटक, सिंहसेन, सीमसेन और आपका मदरसार, इस तरीके से ध्यान रखना आपने। अब इसमें एक एक को आप अगर मान के चलेंगे तो सबसे पहले अमित्र चेटक यूनानी ग्रंथों में कहा गया, सिंहसेन जो है वो जैन ग्रंथों में उसको कहा गया, सीमसेन जो है वो राजवली कथा में कहा गया, और मद्रसार जो नाम है वो उसको वायु पुराण के अंदर दिया गया है। तो इस तरीके से जैसे दिए गए हैं वैसे ही आंसर हैं, और अगर वैसे ही आंसर हैं तो फिर आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट रह जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक तरफ अशोक की उपाधियां हैं और दूसरी तरफ स्रोत हैं। कहां पर क्या उपाधि दी गई है? अशोक की उपाधि मास्की लघु शिलालेख के अनुसार दी गई है। अशोक वर्धन पुराण में कहा गया है। राजा अशोक नैटूर लघु शिलालेख में कहा गया, और देवना प्रियंस जो है वो गुर्जरा लघु अभिलेख के अनुसार उनको कहा गया है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा जरूरी रहेंगे भाई, इनको अच्छे से आप लोग देख लेना, हर एग्जाम के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस के 3 वस्तुओं, उससे देखो कौन से, ये कहता है कि कौन से राजा ने, एंटियोकस जो था सीरिया का राजा, उससे 3 चीजें मंगवाई थी। मीठी मदिरा मंगाई थी, सूखी अंजीर मंगवाई थी, और एक दार्शनिक मंगवाया था। अब देखिए, बिंदुसार ने मंगवाई थी, और इसमें से मीठी मंदिरा और सूखी अंजीर ये तो एंटियोकस ने तभी भेज दी थी, लेकिन जो दार्शनिक था वो उसने फिर बाद में भिजवाया था। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक का जो स्तंभ शिलालेखों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? आंसर आ जाएगा 8। सूची 1 और 2 को फिर मिलाइए, एक में लघु स्तंभ लेख हैं और दूसरे में उनको प्राप्त होने वाले स्थलों का वर्णन है। अब सांची की अगर बात करेंगे, सांची, सांची अभिलेख की अगर आप बात करते हैं तो सांची अभिलेख जो है वो रायसेन जिला के अंदर मिला, सारनाथ वाराणसी के अंदर मिला, कौशाम्बी की बात होगी तो इलाहाबाद रहेगा, और रोमिनदेई की बात करेंगे तो नेपाल की तराई में ये मिला। तो ध्यान रखना है, सांची रायसेन जिले में, सारनाथ वाराणसी, कौशाम्बी इलाहाबाद, रमनीदेई नेपाल की तराई में। तो आपका आंसर यहाँ पर थर्ड बन जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17वां, निम्नलिखित में से अशोक के कौन से 2 अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई हैं? अशोक के वो 2 अभिलेख बताने हैं भाई जो खरोष्टी लिपि में, क्योंकि खरोष्टी हो, अरामेइक हो, ये वो लिपियां हैं जिसके अंदर अशोका के अभिलेखों को लिखा गया था। ये खरोष्टी में लिखे गए जो 2 अभिलेख हैं उनके बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है। तो आइए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे ही ऑप्शन देखेंगे आप लोग खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन से वो अभिलेख हैं जिनको खरोष्टी में लिखा गया। रमनीदेई जोगढ़, सारनाथ रामपुरवा, मास्की शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी तो था तो मास्की नहीं था, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इनको खरोष्टी में लिखा गया। तो अशोका के 2 अभिलेख जिनको खरोष्टी लिपि में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 18, सभी पंथों के मध्य आत्म नियंत्रण
और मन की पवित्रता होनी चाहिए। यह किस अभिलेख में लिखा गया है? यह 7वें अभिलेख में, जो अशोका का 7वां अभिलेख है उसमें लिखा गया है कि सभी पंथों, पंथों का मतलब यहाँ धर्म हो जाएगा, सभी पंथों के मध्य या वर्ग हो जाएगा एक प्रकार से, क्योंकि धर्म का उस समय प्रचार नहीं था। उस समय जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदू यही थे, और बाकी मुस्लिम भारत में उस समय था ही नहीं, और बाकी भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो 7वें अभिलेख में ऐसा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के शिलालेख से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। अशोक के अभिलेख शिलालेख से संबंधित सत्य कथन बताना है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ये सही है भाई। इन अभिलेखों में अशोक की पहचान प्रियदर्शी, प्रियदर्शी ये कहा गया है, ठीक है। ये भी दो ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी तो हो नहीं सकता, तो डी आंसर आ जाएगा। तीसरा वैसे देख लेते हैं। राजगद्दी पर बैठने के बाद सम्राट अशोक द्वारा केवल एक युद्ध किया गया, और वो कलिंग का। देखो, अशोका ने राजगद्दी पर बैठने के लिए बहुत सारे युद्ध करे, लेकिन राजगद्दी पर बैठने के बाद उसे युद्ध करने की नौबत नहीं आई। उसको राजगद्दी पर राज्याभिषेक के 8वें साल उसको जाकर कलिंग युद्ध लड़ना पड़ा, और कलिंग युद्ध में उसकी जो जीत हुई वो उसकी एक प्रकार से क्षत्रिय के रूप में उसकी हार ही मानी जाती है, क्योंकि युद्ध तो उसने जीत लिया, लेकिन जो क्षत्रिय का जो मेन जो कर्म होता है युद्ध, वो उसने त्याग दिया, और उसके बाद बौद्ध धर्म स्वीकार करके वो अहिंसा की तरफ बढ़ चला। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपने बताना कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, जो नीचे जो 4 युग्म आपको दिए गए हैं। अब इसमें से क्या रहेगा? देखिए, नंबर 1 सारनाथ स्तंभ और एल्स्टाइन ठीक है, मास्की विडेन का ठीक है, कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट का, तो ब्रावो शिलालेख जो कैप्टन बर्ट का है ये आपका नहीं है, तो आपका डी आंसर आ जाएगा। सूची 1 और 2 को एक बार फिर आपको मिलाना है। एक तरफ धर्म प्रचारक हैं, दूसरी तरफ देशों के नाम है। महेंद्र व संघमित्रा, महेंद्र व संघमित्रा जो अशोका के पुत्र और पुत्री थे, इनको उसने श्रीलंका भेजा धर्म प्रचार के लिए। महारक्षित यमन देश गए, मध्यिज्म जो है वो हिमालय देश गए, और महाधर्म रक्षित जो है वो महाराष्ट्र के लिए निकले। तो ये धर्म प्रचार उनका उसके समय में हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां, सम्राट अशोक के संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। सम्राट अशोक के बारे में सत्य कथन, प्राचीन विश्व इतिहास में अशोक एक महान धर्म प्रचारक था, ठीक है। देश में राजनीतिक एकता के लिए एक धर्म, एक भाषा, एक लिपि का सूत्र उन्होंने अपना, ठीक है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, ये भी ठीक है, और बौद्ध सतलों की यात्रा की, ये भी ठीक है। तो सारे के सारे कथन अशोका के बारे में यहाँ पर सत्य सिद्ध होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्यकालीन अधिकारी रूप दर्शक का कार्य निम्नलिखित में से क्या था? मौर्यकालीन अधिकारी रूप दर्शक जो है वो सिक्कों को जांच करता था और प्रधान अधिकारी कहलाता था। क्वेश्चन नंबर आपका 24, मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश को क्या कहते थे? प्रदेष्टा कहते थे। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, मौर्य काल में प्रदेष्टा का क्या काम था? वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 25 आपका 25वां क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक वर्ष में कितने फसल उपजाए जाने का वर्णन मिलता है? एक वर्ष में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक वर्ष में कितने फसल? 3 फसल उगाए जाने का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26, अर्थशास्त्र में किन फसलों को क्रमशः सर्वोत्तम तथा निकृष्टतम माना गया है? किनको? धान और गन्ने को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से गलत युग्म चयन करना है। गलत क्या है? सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था, ठीक है। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का अध्यक्ष था, ये भी ठीक है। तो आपको शुल्काध्यक्ष जो है पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, ये आपका यहां पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप एक बार, मौर्य काल में श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे था? शिल्पियों के संगठन से। 29वां क्वेश्चन एक बार देखना, मौर्य साम्राज्य के पतन के संदर्भ में आपको सूची देखनी है, और सूची के अकॉर्डिंग ही आप लोग जो है वो आंसर दे पाएंगे। सूची 1 में इतिहासकार हैं, और सूची 2 में जो है मौर्य पतन के जो कारण हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब दोनों तरीके से आपको देखना है, दोनों तरीके से आपको देखना है। सूची 1 और सूची 2 को आपको इतिहासकारों और मौर्य पतन के कारणों के बारे में आपको इनको सम्मिलित करना है एक प्रकार से। तो सम्मिलित आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। डी कौशाम्बी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था, हेमचंद्र राय चौधरी अहिंसक व शांति प्रिय नीति, डी एन झा कमजोर उत्तराधिकारी, हर प्रसाद शास्त्री धार्मिक
नीति, ये आपका रहेगा। अब उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा। नेक्स्ट है आपका 30वां क्वेश्चन। छल्लेदार कुएं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मौर्य काल से। सम्राट अशोक द्वारा अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष पश्चात कलिंग का युद्ध लड़ा गया? 8वें वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32। मध्यकालीन मौर्यकालीन प्रशासन में महामाताप्सर का संबंध निम्नलिखित में किससे था? गुप्तचर विभाग के प्रधान को यह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 33। मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुंग व कण्व का संबंध किस वंश से है? ब्राह्मण वंश से। 34वां क्वेश्चन फिर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ मौर्य कालीन जो मूर्तियां पाई गई उनका वर्णन है। मथुरा में यक्ष की मूर्ति मिली, दीदारगंज में चाम्र ग्राहिणी यक्षिणी मूर्ति मिली, लोहानीपुर में नगन तीर्थकर की मूर्ति मिली और बेसनगर में यक्षिणी प्रतिमाएं उनको मिली। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से जो है आप वो इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान रखना है आपने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के देखने की कोशिश करनी है। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मौर्यकालीन सिक्के मासक अर्धमासक काकर्णी का निर्माण किस धातु में किया जाता है? तो आपका आंसर यहाँ पर तांबा रहेगा। तो ये आज के चैप्टर में थे। कल फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।